नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम आशीष है और भिलाई टुडे की खास सीरीज छत्तीसगढ़ के लाल में आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2020 में 17वीं रैंक के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और विभिन्न पदों पर रहते हुए आज वर्तमान में शक्ति जिले में डिप्टी कलेक्टर के पद पर स्थापित हैं, श्री प्रीतेश सिंह राजपूत जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसा कि जिस लोरमी, छत्तीसगढ़ का एक गांव लोरमी से आप निकलते हैं, एक सरकारी स्कूल का बच्चा जिसने एक लंबे संघर्षों के साथ आज वर्तमान में आप डिप्टी कलेक्टर के पद पर स्थापित हैं। कैसी रही जर्नी सर, कैसा रहा सफ़र आपका? मेरा सफ़र जो टिपिकल गांव का लड़कों का रहता है, मैं 5वीं तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। उसके पास में ही महाराणा प्रताप हायर सेकेंडरी स्कूल झापल है, वहाँ से मैं 12वीं तक पढ़ाई किया। 12वीं में मैं मैथ्स बैकग्राउंड से लिया था। उसके बाद मैं पीईटी का एग्ज़ाम दिलाया। फिर मेरा सिलेक्शन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के तौर पर हुआ। फिर मैं 14 से लेकर 2018 तक मैं वहाँ ग्रेजुएशन किया। 18 के बाद मुझे लगा कि प्रशासन के क्षेत्र में जाना चाहिए, तो मैं सोचा कि सीजीपीएससी की तैयारी किया जाना चाहिए। फिर मैं बिलासपुर में हरिराम पटेल सर की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया। वहाँ मैं पीएससी का तैयारी किया। शुरू तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया था और इसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ज़्यादा रहते हैं। तो धीरे धीरे मैं पढ़ा, समझने की कोशिश किया, धीरे धीरे रिदम आने लगा। लेकिन पहला पीएससी मेरा एज कम होने के कारण मैं दिला नहीं पाया पहला अटैम्प्ट। फिर मैं सीजीपीएससी 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, उसको मैं अटैम्प्ट किया। तो फाइनल सिलेक्शन मेरा 94 रैंक था। उसमें मैं फूड ऑफिसर के तौर पर सेलेक्ट हुआ था। उससे पहले मैं बैंक एग्ज़ाम भी दिया था, जिसमें इंटरव्यू तक मैं सिलेक्शन हुआ था, लेकिन 1-2 नंबर से मैं वहाँ पर रुक गया था। फिर मैं टीचर का जो हुआ था, उसमें एग्रीकल्चर टीचर के रूप में भी सिलेक्ट हुआ था। साथ में लैब अटेंडेंट भी था, उसमें भी सिलेक्ट हुआ था जी। फिर जो मैं अभी डिप्टी कलेक्टर वर्तमान में हूँ, वो मेरा सीजीपीएससी 2020 में हुआ था, जिसमें मैं अपना इम्प्रूवमेंट 94 से लेकर 17 रैंक तक मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया। फिर वो डिप्टी कलेक्टर मिला, तो पहला पोस्टिंग मेरा कोरिया था। फिर ज़िला अलग होने से मेरा एमसीबी ज़िला में हुआ। फिर 3 साल बाद मैं भी शक्ति ज़िला में पदस्थ हूँ। प्रीतेश जी, यूपीएससी को लेकर के जब बात होती है तो हमने आपके पुराने इंटरव्यूज़ भी देखे कि आप यूपीएससी भी पहुंचे थे। क्या कैसा था उस समय सफ़र? जैसे ही डिप्टी कलेक्टर का सिलेक्शन हुआ, तो मुझे लगा कि यूपीएससी भी दिलाया जाना चाहिए। उससे पहले मेरा प्लान तो था, लेकिन कहीं फॉर्म भरा नहीं था मैं। तो पीएससी हो गया, तो मैं इधर से लगा कि जॉब सिक्योर तो हो गया, तो यूपीएससी का फॉर्म दिलाया। तो पहले अटेम्प्ट में ही मैं मेंस दिलाया था, प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस दिलाया। लेकिन तैयारी उतना पुख्ता नहीं होने के कारण मेरा मेंस नहीं हो पाया। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे से दिलाया था, तो प्री दिलाया, मेंस भी हुआ मेरा, साथ में इंटरव्यू सिलेक्शन हुआ। तो फाइनल सिलेक्शन मेरा 697 रैंक के साथ आईडीईएस के रूप में हुआ था जी। लेकिन मुझे आईडीईएस क्या होता है? इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस होता है, डिफेंस में एक होता है। तो वो हुआ था सिलेक्शन, लेकिन मुझे छत्तीसगढ़ में ही काम करना था, तो मैं उसको ज्वाइन नहीं किया जी। तो जैसे जब आपके मन में ख्याल आया यूपीएससी को लेकर के, आपने प्री निकाला, फिर आप प्री के लिए दिल्ली गए हुए थे या मेंस के लिए दिल्ली गए थे आप? मेंस के लिए मैं छुट्टी लेके दिल्ली प्रॉपर तैयारी करने गया था। वहाँ दृष्टि इसमें अस्मिता कार्यक्रम होता है जी, जो हिंदी मीडियम वाले छात्रों को फ्री में पढ़ाई और रूम सुविधाएं, खाने की सुविधाएं, जो भी टेस्ट सीरीज होते हैं वो मुफ्त में देते हैं। अच्छा जी। तो मतलब ये सिर्फ हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ही ये सुविधा वहाँ पे दी जाती है? हाँ जी, जो मेंस में हिंदी से आंसर लिख रहे हैं, मेंस दे रहे हैं जी, उनके लिए सुविधाएं रहती है। तो वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मिलती है बच्चों को? जी, मूलभूत सुविधाएं में जैसे कि हॉस्टल देते हैं वो रूम का, साथ में खाने का दिए थे जी, और साथ में लाइब्रेरी, क्रैश कोर्स रहते हैं, टेस्ट सीरीज है, पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो सारी सुविधाएं देते हैं। आपको कुछ भी समस्या आता है, आप उनसे कांटेक्ट कर लेंगे तो आपके समाधान करते हैं फिर वो। अच्छा जी। तो जब मैं पीएससी पे आऊँगा, यूपीएससी की बात चल रही है, तो मैं यूपीएससी पे कुछ चीज़ें मुझे पूछनी थी ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके। तो जब आप प्री निकाला, आपने मेंस निकाला, इंटरव्यू जब आप गए, तो जिस पैनल के सामने आप बैठे होंगे, तो कैसा उस समय का परिदृश्य आपने फेस किया?
मतलब पहले जाने से तो नर्वस लगता ही है कि हाँ, हाँ। कॉन्फिडेंस कम है, बोलेंगे क्या, कहीं दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया आता नहीं है तो हम क्या सोचेंगे, हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, बोलने का टोन क्या है, ये सब सोच के लगता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद पैनल मेंबर ही खुद आपको लाइट मोड में ला देते हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि वो बात करें। जी, जी, अगर हम जी, बात ही जी। नहीं करेंगे तो समझेंगे कैसे कि हमारे जो पर्सनालिटी है। तो लोग चाहते हैं कि खुले, ज़्यादा लोड मत ले, तो पहले ही लाइट माहौल कर देते हैं वो। उसके बाद फिर अपना चालू करते हैं कि जो भी पूछना रहता है। जी, जी, जी। तो उतना ज़्यादा लोड नहीं डालते हैं। साथ में अगर हमको नहीं आता है, तो उतना स्ट्रेस नहीं होता है कि हमको नहीं आ रहा है। वो लोग खुद भी बोल देते हैं कि हाँ, भूल गए होंगे, या अपनी तरफ से मैनेज करने की कोशिश करते हैं वो खुद। तो यूपीएससी का जो इंटरव्यू है और सीजीपीएससी का जो इंटरव्यू है, उसमें कितना फ़र्क आप देखते हैं? जो सिचुएशन रहता है वो सेम रहता है कि ये लेवल जो है, लेवल के अनुसार सेम रहता है। लेकिन बस वो है कि वो यूपीएससी ले रहे हैं तो उसमें विचारधारा वाला या फिर पर्सनालिटी को लेकर ज़्यादा रहता है, तथ्यात्मक क्वेश्चन कम रहते हैं। पीएससी में थोड़ा तथ्यात्मक क्वेश्चन और स्थानीय क्वेश्चन जैसे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो मुद्दे रहते हैं और वो जो पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति है जी। उसके बारे में ज़्यादा टिल्टेड रहते हैं, और उसमें अपने में इंटरनेशनल और नेशनल के बारे में ज़्यादा रहते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, अगर आपको बना देंगे तो आप कैसे हैंडल करेंगे, इस टाइप के उदाहरणात्मक क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। जी, जी, जी। जैसा कि आपने बताया प्रीतेश जी कि आप ने प्रारंभिक जो आपकी पढ़ाई रही, आपने सरकारी स्कूल से जी। चालू की, आप लोरमी जैसी जगह से आते हैं। हाँ। कैसा वहाँ पे आपका मतलब कहना चाहूँ मैं कि पारिवारिक परिदृश्य कैसा रहा? और कैसे गाइडेंस आपको मिला इन चीज़ों के लिए? मेरे पिताजी मूलतः किसान ही हैं, जी। साथ में मैकेनिक है, पंप जनरेटर या प्लम्बिंग का काम भी करते जी, हैं। जी, जी। और जो मेरी माताजी हैं वो हाउसवाइफ़ हैं, टिपिकल हाउसवाइफ़ हैं, तो घर का ही काम देखते जी, हैं। जी, जी। तो मेरा यही था कि मैं धीरे-धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे 12वीं तक ऐसा नहीं था कि सीजीपीएससी में आना है। जी, जी। वो ऐसा था कि हाँ, अब स्थिति ऐसा है कि हमको उबारना पड़ेगा घर से ही, हमको ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसा बिज़नेस-विज़नेस के लिए तो नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट किए, ग्रेजुएशन में आए तो लगा कि अब इस फ़ील्ड में एकेडमिक्स में कुछ नहीं हो पाएगा तो अपने को ही 1-2 साल में कुछ करना ही पड़ेगा। जी, जी, जी। तो मेरा मेन उद्देश्य था कि सीजीपीएससी के साथ-साथ कुछ जॉब भी हो जाए। इसी कारण मैं पीएससी, व्यापम और बैंकिंग का एक मैं एग्ज़ाम देता ही था तो कहीं तो कुछ हो जाए। तो स्थिति वही था कि आर्थिक स्थिति मतलब सामान्य नहीं था। और ये जो पूरा आपका जो सफ़र रहा, इसमें और क्या-क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? सबसे ज़्यादा जो सामने दिखता है वो आर्थिक रहता है, साथ में मानसिक रहता है, पारिवारिक रहता है, सामाजिक में। आर्थिक में तो समझ ही रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, जी, जी, कोचिंग के लिए नहीं रहते हैं, जी। रहने के लिए बिलासपुर में रह रहे हैं तो नहीं रहता है। जी, जी। मानसिक में है कि दूसरे लोग हम लोग देख रहे हैं कि हमारे परिवार वाले ही या दोस्त या हुँ। हमारे साथ कोचिंग करने वाले सिलेक्ट हो रहे हैं, हाँ। लेकिन हम ही नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बिना मतलब का या बोल सकते हैं कि मानसिक दबाव रहता है। बिल्कुल। साथ में 2 साल तैयारी हो गया, 3 साल तैयारी हो रहा है, तो घर वाले को भी उम्मीद रहता है कि कैसे निकल नहीं रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो एक अलग मानसिक दबाव रहता है। सामाजिक में रहता है कि 4 लोग बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, वहाँ जा घूम रहे होंगे, जी, 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 इस जी, टाइप जी। का समस्याएँ रहते हैं। फिर कभी-कभी हमको क्या रहता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, तो कभी माइंड में आता है कि हम लोग गलत कोचिंग से पढ़ रहे हैं या गलत बुक से पढ़ रहे जी, हैं। जी, जी। इस बुक पढ़ने से हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। टॉपर्स कुछ अलग बुक बता रहे हैं, दूसरा टॉपर कुछ अलग बुक बता रहे हैं, तो जी। वो रहता है मन में द्वंद कि ये बुक पढ़ें या वो बुक पढ़ें। तो ये सब समस्याएँ रहती हैं। तो आज के समय में ऐसे बच्चे या ऐसे विद्यार्थी जो क्रमशः तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, कहीं न कहीं किसी तरीके से शायद रुक जा रहे होंगे या जो भी है, हाँ। उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उनका वही है कि जो गलती है, जो जैसे 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं, 3 अटेम्प्ट दे दिए हैं या व्यापम के एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो देखें कि गलती हो कहाँ रहा है। जी। कि हम किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं और किस सब्जेक्ट के कारण मैं पीछे हो जा रहा हूँ। उसको हमको कम करते जा रहा हूँ और कम करते जाना है। साथ में भी जो ट्रेंड चल रहा है कि पीएससी किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और चाहता क्या है पीएससी, अभी क्वेश्चन का थोड़ा-सा ट्रेंड चेंज हुआ है, तो हमको उस टाइप का तैयार करते जाना है। जी, 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 जी। प्रीतेश जी, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने आर्थिक मानसिक स्थिति की बात की, तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है हमारे गाँव का एक प्रदेश है और अधिकतर बच्चे जो सरकारी स्कूल से निकल के आ रहे हैं, उस ऐसी परिदृश्य से निकल के आ रहे हैं जिनमें जहाँ
आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं है, शायद वो बाहर जा कर के कोचिंग नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चे क्या, जिनके पास आर्थिक उनकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, वो किन तरीकों से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, इसमें है कि घर में बैठे, जैसे कि अब कोरोना के बाद बहुत सारे कोचिंग्स प्लेटफॉर्म में उतर गए हैं, तो अपने अपने प्लेटफॉर्म भी उनके साथ में ऐसे बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब में जो फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब में वीडियो डालते हैं। जी जी जी। तो बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे अच्छे हैं, कुछ कोचिंग से अच्छे भी फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग में क्लासेस मिल जाएंगे। तो हमको उसको सेलेक्ट करके अपन रूम में ही बैठ के उसका नोट्स बना के हम लोग तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। साथ में भी छत्तीसगढ़ सरकार बहुत सारे जिलों में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी कराते हैं। जी जी तो हम उसमें भी हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन उसमें भी हो जाए। तो कभी कहीं प्री एग्जाम या कम स्टूडेंट रहते हैं तो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो हम उसका भी सहारा ले सकते हैं। जी 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 जी। एक सवाल जो बच्चों के मन में आता है कि कौन सी किताबें जनरली उनको ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए, कुछ सजेस्ट आप करना चाहेंगे? जो स्टैंडर्ड बुक है वो तो हमको पढ़ना ही नहीं है जी। वो बेसिक क्लियर रहते हैं उससे, और वो क्या रहता है कि जो CGPSC है वो स्टैंडर्ड बुक के आंसर को लेते भी हैं, तो वो हमको पढ़ना ही है। जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया संविधान के लिए, और एस चंद्र जैसे रहता है, सतीश चंद्र रहता है, और ये सब स्टैंडर्ड बुक है, NCERT हो गए हैं, वो हमको पढ़ना है। साथ में कुछ कोचिंग के बुक अच्छे ही हैं, जी जी जी। जैसे हरिराम सर का बुक, छत्तीसगढ़ का बुक बहुत अच्छे हैं, तो हमको वो उसी में पढ़ना है। हमको इधर उधर भटकने से अच्छे वही पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा कोई बुक नहीं है जिससे सारे क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है इस बुक से 40 क्वेश्चन आए, उस बुक से 40 क्वेश्चन आए, तो 5-10 क्वेश्चन हर बुक से छूटेगा। तो हम एक बुक को अच्छे कर ले वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हम इस टाइप का तैयारी करना ज़्यादा सही रहेगा। जब आप तैयारी कर रहे थे इस दौरान आपकी हॉबीज़ क्या थी? मतलब पढ़ाई के अलावा आप और क्या चीज़ें किया करते थे? वैसे मैं पढ़ाई से अलग देखें तो मैं वेब सीरीज़ देखता हूँ मैं, जी। क्योंकि मुझे ऐसा वेब सीरीज़ देख के ऐसा लगता था कि माइंड थोड़ा फ्रेश हो गया, या यूट्यूब में कुछ ऐसे कॉमेडी वीडियो हो गया है, जैसे कपिल शर्मा का वो जी शो हो जी गया, जी जी जी। तारक मेहता का शो हो गया, ये देख के मैं थोड़ा सा अपने माइंड को लाइट करता था। जी जी जी। अगर आउटडोर एक्टिविटी में क्रिकेट देख लिया, खेल लिया, वो है, थोड़ा बहुत टहलते-टहलते गाने सुन लिए, जी 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 इस जी। टाइप था। तो क्योंकि तैयारी के टाइम में उतना टाइम मिलता नहीं था कि प्रॉपर मैं हॉबी को टाइम दे सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो टाइम मिलता था उसमें मैं यही सब एक्टिविटी करता था। एक मतलब आम जो बच्चा है, आम विद्यार्थी, हाँ उसको जी, जी। कितने घंटे इस पढ़ाई के लिए देना सफिशिएंट आप मानते हैं? जैसे क्या रहता है, कभी सबका जैसे बैकग्राउंड क्या रहा है उसका, उसके अनुसार मैटर करता है। जी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं 6 महीने, 1 साल, 2 साल अगर कंटिन्यू 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा जब पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि रिजल्ट मिलेगा। जी जी तो जी जैसे जी। मेरा था कि मैं कोशिश करता था कि 6 से 8 घंटा मेरा कंटिन्यू रोज रहे। उसके बाद अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो ठीक रहता है, वरना ऐसा लगता है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं पढ़ाई के जी नाम जी। में। तो 6 से 8 घंटा सफिशिएंट है। सफिशिएंट। हाँ। जब आप पद पर आए, विभिन्न पदों पर आप रहे, तो कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी कहानी या जो रही है आपके माइंड में आज तक की, या फिर शासन के कार्यों को लेकर के कोई बातें आपके ज़हन में हो? मैं जनपद सीईओ के पद पे पिछले दिसंबर में जनकपुर में पोस्टेड जी। था। तो वो अभी भी एकदम इंटीरियर क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ जाने के वक़्त पता चलता है। ऐसे बहुत ज़्यादा जगह है जो बस्ता टाइप है, जी जिसमें सड़कें भी नहीं, हमको बाइक से जाना पड़ता जी है। जी जी तो वहाँ के स्कूल भी मैं गया था, जी और बच्चों को पढ़ाया भी, वहाँ के हॉस्टल को भी देखा कि जी। कैसे चल रहे हैं, जी जी जी। और उनसे बच्चों से बात किया कि क्या-क्या सुविधाएँ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत सारी सुविधाएँ तो मिल रहे हैं, जी बहुत सारी जी। सुविधाएँ नहीं मिल रहे थे। तो उनको पूरा करने की कोशिश किया। साथ में जो मनरेगा कार्यक्रम होता है, तो मैं वो भी देखने गया था कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी। तो वो मेरे लिए अनुभव अच्छा था कि मैं उस जगह गया। उसके बिल्कुल। बाद जो अंतिम छोर बोल सकते हैं, वो पूरा बॉर्डर ही था। जी 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 तो वहाँ गया, अपने बाइक में गया ना, तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जी जी क्योंकि जी ऑफिस में बैठ के कागज़ चलाने से तो वो अनुभव मेरे लिए अलग था। जी। बिल्कुल जी। सही बात है। प्रीतेश जी, हाल ही में अभी पीएससी का मेंस का एग्ज़ाम हुआ, अब इंटरव्यू होने वाले हैं, जी। तो वो विद्यार्थी जो इंटरव्यू में पहुंच गए, इंटरव्यू देने वाले हैं, उनके लिए कोई कुछ बातें आपकी तरफ से कि किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए? इंटरव्यू में सिंपल सा है कि हमको बातें करना है, जैसे आप बात कर रहे हैं। जी
नहीं नहीं, आप मेरे को जज कर रहे हैं ना, मैं आपको जज कर रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल वो लोग बोलते हैं कि बात करना है। जी। हम जो पूछ रहे हैं आता है तो बताइए, नहीं आता है तो सॉरी बोल सकते हैं उसमें। उसमें घबराने की बात नहीं है कि मैं 2 आंसर का सॉरी बोल दिया हूँ, या वो दबाव डाल रहे हैं, मेरे को घूर रहे हैं, तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। वो सिंपल बात करने बुलाए हैं। आपका पर्सनैलिटी देखेंगे कि क्या है, कैसा है, आप आंसर कैसे चेक दे रहे हैं, आप नहीं आता है उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, आपके ऊपर दबाव आएगा तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, यही देखते हैं। क्या कभी कभी क्या रहता है कि कोचिंग्स वाले या कोई दूसरे जो हमको गाइड करते हैं, हमको इतना डरा देते हैं, इतना डरा देते हैं कि हम लोग वहाँ जाके बोल नहीं पाते हैं। जी जी हमको जी। खुल के बोलना है, जो आता है वो बोलना है, जो पूछ रहे हैं वही बताना है, हमको गोल मोल जवाब नहीं देना है। और साथ में कॉन्फिडेंस रहना है। ऐसा नहीं है कि हमको लगे कि ये घबरा रहा है या अंडर कॉन्फिडेंस है, ये सीनियर से बात नहीं कर पाएगा, ये उनको एहसास ना हो। ओके। जी। छत्तीसगढ़ के अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश के बाहर के जो बच्चे हैं जो जी। छत्तीसगढ़ पीएससी में अपना लक आजमाते हैं, हम्म, कहीं ना कहीं एक बात ये निकल के आती है कि यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स हैं, छत्तीसगढ़ की जो जीके हैं, उसमें उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये बात कितने हद तक सही है या फिर इनको किस तरीके से सही तरीके से वो कर सकते हैं? देखिए, तो पहले तो सरकार की पॉलिसी ही है ये जी कि स्थानीयता को पहले बढ़ावा देना है। दूसरा रही बात कि अगर यहाँ काम करना है, मुझे जी। लगता है कि यहाँ काम करना है, कि यहाँ के भूगोल, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के सामाजिक परिदृश्य को अगर नहीं समझेंगे जी तो काम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ मेजर जनजाति हैं जिनको शायद हिंदी बोलने में मतलब हिचक होगा उनको, तो हम उनको छत्तीसगढ़ी से बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे बनेगा? हम जो पॉलिसी है या जो सरकार का उद्देश्य है उनको पहुंचा ही नहीं पाएंगे। इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में ज़्यादा बात कर रहे हैं तो वो तो सार्थक हो ही नहीं पाएगा। तो ये पॉलिसी तो ठीक ही है कि जब स्थान छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं तो इनके भाषा, इनकी संस्कृति या यहाँ की परिदृश्य, यहाँ की ज्योग्राफी को समझना तो ज़रूरी ही तो है। क्या ज़्यादा कठिन है समझना या प्रयास के साथ आदमी कर सकता है उस चीज़ को? प्रयास के साथ आसानी से किया जा सकता है उसमें, क्योंकि ज़्यादा मेजर है ही नहीं है, अपने को पढ़ना ही है और लोगों से मिलेंगे तो ऐसे ही हमको समझ आ जाता है। जी जैसे जी आप अब आपके यहाँ अब हमको बताए, मैं आपको अपने एरिया बताऊंगा कि कैसा कैसा चल रहा है। जी जी और जी। पढ़ने में भी आंसर तो लिखना हिंदी में ही है, हमको बस जियोग्राफी पढ़ना है। जो इंडिया की जियोग्राफी पढ़ते हैं वो छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी पढ़ना है। संस्कृति पूरा इंडिया को पढ़ते हैं, उसका एक पार्ट छत्तीसगढ़ ही है। तो वो तो है ही नहीं है कि दिक्कत होता है। प्रीतेश जी, जब डिप्टी कलेक्टर के पद पर आप आसीन हुए या जब रिजल्ट निकला और पता चला कि डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं आप, पहला कॉल किसे किया और घर में कैसी स्थिति बनी? ऐसा था कि मैं पहला कॉल तो अपने पापा को किया, जी उनको बताया कि हो गया है सिलेक्शन। तो अब वही था, सब इमोशनल थे, सबको सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि ऐसा कभी सोचे भी नहीं थे कि उनके बेटे या उनके भाई या उनके जो पोते जो हैं उनके घर दादाजी से के लिए, घर से के लिए उनको रिश्तेदार कोई बन सकते हैं, कि अलग ही हमको, मैं भी कुछ नहीं सोचा था जब मैं ग्रेजुएशन में था। तो उनके लिए सपने जैसा था। उनको ऐसा लग, 2-3 महीने बाद ही पूछता था, ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए सपना ही चल रहा है। जी 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 हाँ। जी जी जी। प्रीतेश जी, अभी हाल मतलब कुछ दिनों बाद वापस से छत्तीसगढ़ पीएससी का प्रीलिम्स होगा, फिर से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो फ्रेश हैं और ऐसे विद्यार्थी जो क्रमशः काफ़ी समय से भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश? जैसे प्री फरवरी में होगा जी। तो मैं सबसे पहले फ्रेश जो पहला टाइम दे रहे हैं उनके लिए है कि सिलेबस देखना है क्या है प्रीलिम्स का। दूसरा है कि पुराने जो ट्रेंड्स बोल रहा था मैं, PYQ बोलते हैं हम लोग, कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पीएससी पूछा है, उस ट्रेंड को समझना है। और आगे मतलब 2-3 साल में और क्या ट्रेंड चेंज हुए हैं या पीएससी और एग्ज़ाम लिए हैं उसमें क्या ट्रेंड चेंज करने की कोशिश किए हैं, तो हमको समझना है, उस टाइप का एग्ज़ाम तैयारी करना है अपने को। तीसरा है कि जो टेस्ट सीरीज़ दिला के हमको अपने तैयारी को पुख्ता करते जाना है। हमको देखना है कि हम कितने लेवल में हैं, मुझे किस पोर्शन में और मेहनत करना है तो उसको और अच्छा कर सकते हैं। क्या मैं फालतू चीज़ें थोड़ी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय सीमित बचे हैं, क्योंकि पीएससी का 1 फरवरी में है तो मोटा 2 से 3 महीने ही बचा है। तो हम तैयारी को कैसे अच्छा कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पता चलेगा कि किस पोर्शन हमारा अच्छा है और कुछ में मेहनत करने की ज़रूरत है और किसको और अच्छा कर सकते हैं।
और दूसरा रही बात जो अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनको पता है कि हमको क्या करना है, बस उनको अपने नंबर बढ़ाना है। जो उनका लूप होल है जिसमें कम नंबर हो रहे हैं, जिसमें अगर गेस करके आंसर किए तो क्या उसमें ज़्यादा गलती हो गया है, तो उसको हमको सुधार करना है। और जिसमें हम लोग का नंबर कम आ रहा है, जैसे भारत का जियोग्राफी हो गया, उदाहरण लेते हैं, माना कि 10 क्वेश्चन आ रहा है, हमको 5 ही है, हम उसको 8 तक जा सकते हैं, तो 3 क्वेश्चन के लिए हमको उसमें मेहनत करना है। वैसे ही हर सब्जेक्ट में देखना है कि किस किस टॉपिक में हम लोग बढ़ा सकते हैं और कितने नंबर से चुके थे, तो इस टाइप को उसको हम तैयारी कर सकते हैं। जी जी जी। तो आज हमारे साथ भिलाई टुडे की खास बातचीत में हमने बात किया प्रीतेश जी से, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए, कैसी मनोस्थिति थी, कैसे संघर्षों के साथ उन्होंने इस पद तक अपने आप को स्थापित किया। सारी चीज़ें उन्होंने अपने जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो भी पॉजिटिव चीज़ें थी, वो चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर रखी। और साथ ही जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं या जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का अभ्यास करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। तो प्रीतेश जी, आपका हमारे भिलाई टुडे के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों से मैं चाहूँगा कि अगर किसी भी प्रकार का सवाल प्रीतेश जी से आपका रहे तो आप बिल्कुल कमेंट करके या किसी माध्यम से हम तक पहुँचाएँ। हम बिल्कुल आपके सवालों का जवाब देंगे और प्रीतेश जी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी सवाल हैं उनका त्वरित जवाब हम आप तक पहुँचाएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।